कल आप सबने सूत्र के उदाहरण पढ़े। सत्सु द्विष द्रुह दुह युज विद भेद छिद जिनी राजा उपसर्गेभ्यः इत्येतेभ्यः धातुभ्यः उपसर्गेषु बन्ते उपपदे निरुपसर्गेभ्योऽपि क्विप् प्रत्ययः परश्च भवति। आपको इसके उदाहरण भी बता दिए थे, सुबंत उपपद का भी बताया था और साथ साथ सबका एक एक उदाहरण उपसर्ग है ना, सोपसर्ग से बनाया था और निरुपसर्ग से भी होता है। उसके उदाहरण तो नहीं थे किंतु उसके भी प्रयोग बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला था उदाहरण आपका। आज हम उसकी सिद्धियां करेंगे। सभी सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है और सामान्य रूप से क्विप प्रत्यय जो होता है उसका सर्वपहारी लोप हो जाता है और सर्वपहारी लोप होने के बाद भी प्रत्यय लक्षण से मान करके जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर तुकागम होगा। ठीक है, जहां जो भी कार्य प्राप्त है पित्त होने पर कित होने पर प्रत्यय लक्षण से मान करके यदि कहीं गुण की प्राप्ति है तो उसका निषेध भी होगा, कहीं संप्रसारण की प्राप्ति है तो वो संप्रसारण भी होगा, किंतु प्रत्यय का श्रवण कहीं पर भी नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहला सत था, उसमें उदाहरण है आपका शतद्री धातु है तो शुचि सत, अंतरिक्ष सत इत्यादि। तो शुचि उपपद में रख करके, अंतरिक्ष उपपद में रख करके शतद्री धातु रखेंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, विग्रह वही शुचौ सीदति। तो सर्वत्र आप क्या करोगे, नी ले आएंगे। ठीक है ना, वेद्याम शीदति इति वेदिशत, तो वेदी रखिए, शुचि रखिए, अंतरिक्ष रखिए, कोई भी शब्द उपपद में रख सकते हैं। उसके बाद नी रखेंगे सप्तमी का एक वचन और शतद्री धातु धात्वादेश लगा करके सद रखेंगी। उपपदम मतिंग से समास कर लेंगे, कृतधित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिक योग से अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लुक कर देंगे। ठीक है, उसके पश्चात शुचि आगे सद, क्विप प्रत्यय है, क्विप का सर्वपहारी लोप किया, फिर कृतधित समासाष्ट से पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा कृदंत होने के कारण से स्वाद्युत्पत्ति करिए और हल्ग्यादि लोप कर देंगे। हल्ग्यादि लोप होने के बाद स्थिति रह गई शुचि सद, उसके पश्चात झलाम जिशोंते वावसाने होकर के बन गया शुचि शत शुचि शत। इस पर अंतरिक्ष सत अंतरिक्ष सत, कोई विशेष इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक शंका यह उठती है आपकी कि जैसे शुचि आगे शत, तो पहले तो आपने धात्वादेश शाह सह से शाह को क्या कर दिया, स कर लिया, उसके पश्चात स्थिति रह गई सद हो गया। सद के सकार को मूर्धन्यादेश करना है। ठीक है ना, इसको क्या करना है, हाँ। और एक सूत्र आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जैसे णत्व प्रकरण में होता है कि समान पद में ही नकार को नकारादेश होता है, उसी प्रकार से शत्व में भी ऐसा ही है, किंतु इस सूत्र में ऐसा नहीं कहा है। पर होता क्या है कि एक सूत्र शत्व प्रकरण में पूर्व पदार्थ, क्या है सूत्र, पूर्व पदार्थ निकालिए। शत्व प्रकरण कहाँ आपको मालूम है, अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद में नहीं, तृतीय पाद में, चतुर्थ पाद में णत्व प्रकरण। चतुर्थ पाद में क्या है, णत्व प्रकरण। ठीक है, तो पूर्व पदार्थ सूत्र 106 नंबर का है। उसके आगे बहुत सारे सूत्र हैं, नर अपर स्त्रीपि सृजिस प्रीषिस प्रीसवनादि नाम 7 पदाद्य हो। ठीक है ना, तो 7 पदाद्य हो है ना, ये क्या करता है, पद के आदि सकार को तथा 7 के सकार को मूर्धन्यादेश नहीं होता है, ऐसा निषेध करता है ये। तो पद के आदि सकार को, तो जो शुचि शत है इसमें शुचि एक पद है और शद क्या है, एक अलग पद है। अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके दोनों की अलग अलग पद संज्ञाएं भी होती हैं और जब हम समास करते हैं तो वो एक पद भी माना जाता है। शुचि शद एक पद भी है किंतु शुचि अलग पद भी है और शत अलग पद भी है। क्यों, उत्तर पद पूर्व पद, तभी इसका प्रयोग होता है। तो ये कहता है कि पद के आदि सकार को मूर्धन्यादेश नहीं होता है, निषेध प्रकरण सब में होते हैं। तो पद का आदि सकार है, सत का जो सकार है उसको मूर्धन्यादेश का निषेध हो गया। ठीक है, किंतु उसी का अपवाद एक पहले ही सूत्र बना दिया गया पूर्व पदार्थ, कि पूर्व पद में स्थित यदि निमित्त होगा, पूर्व पद में स्थित निमित्त से उत्तर, ठीक है ना, क्या हो जाता है,
हाँ नहीं, उसके आगे है सुयः सनोते रन इत्यादि सूत्र है। तो पूर्व पद में स्थित जो निमित्त है ना, उससे उत्तर, पूर्व पद में स्थित निमित्त से उत्तर सकार को मूर्धन्यादेश हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे छांदस प्रयोग होते हैं, ठीक है ना, जिनके कारण से, ठीक है, तो पूर्व पदार्थ इस सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्यादेश, मतलब विशेष सूत्र विधान किया गया, इस कारण से यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो और बाकी ये सारे छांदस प्रयोग है आपके। मंत्र याद हुआ पूरा? क्या है मंत्र? हंसः शुचिषत् पशुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत् वृषद्वरसत् धृतसत् व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम्। बस केवल कनिष्का ने याद किया, क्यों? आप लोग को याद नहीं करना चाहिए था मंत्र? जबकि उसे मैंने बताया भी था कि ये मंत्र है और इस मंत्र का अर्थ बहुत ही अच्छा है ये। अब मैं अर्थ बताने वाली थी, नहीं बताऊंगी आज। चलिए आगे। अगला उदाहरण है सु धातु का है, तो उसका उदाहरण क्या था? अच्छा, और प्रसक्त वैसा बन जाएगा, अच्छी तरह से बैठने वाला। प्रसक्त का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रकर्षेण सीदति इति प्रसक्त, अच्छी प्रकार से बैठने वाला। सु वत्ससु, वत्ससु की सिद्धि कैसे होगी? वत्स आगे अम शूय अभिशवे, हाँ, उसके बाद आपने क्या रख लिया? शु प्रेरणे भी रख सकते हैं, और शु प्राणी गर्भ विमोचने, यहाँ पर आप शु प्राणी गर्भ विमोचने रखेंगे धातु। तो शु पहले ही दीर्घ है, तो वत्स आगे सु, उस वक्त क्विप प्रत्यय कर लीजिए, क्विप का सर्वपहारी लोप, स्वाद्युत्पत्ति रुत्व विसर्ग करके वत्ससुः, अंडसुः और शतसुः प्रसूः। पूर्व में उपपद कुछ भी रहेगा, सिद्धि आपकी उसी प्रकार से चलेगी। आगे मित्र द्विट, मित्रम द्वेष्टि इति मित्र द्विट, तो मित्र आगे अम, और जब मित्राय है ना, क्रोधद्रुहेष्या सुयार्थानाम, तो उसमें द्विष धातु तो पढ़ी नहीं है, इसलिए मित्रम द्वेष्टि यही रखेंगे। तो मित्र आगे अम द्विष, उसके पश्चात प्रत्यय करिए, शेष प्रक्रिया पूर्ववत लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मित्र द्विष रहा, झलाम जशवंत लगाइए, झल के स्थान पे जश आदेश होगा, तो क्या होगा? ड होगा पहले श के स्थान पे, क्योंकि श मूर्धन्य है, इसलिए उसके स्थान पे आदेश भी क्या होगा? जश में से मूर्धन्य वाला हो जाएगा। उस वक्त फिर वापस आने लगा दीजिए, उससे विकल्प से चर आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? मित्र द्विट, मित्र द्विट। प्रद्विट में भी वही स्थिति रहेगी, बस प्र उपसर्ग रख करके कर लेंगे। और समर से द्वेष्टि इति द्विट, आप ये भी बना सकते हैं। मित्र ध्रुव, मित्राय द्रुह्यति इति मित्र ध्रुव, मित्र से द्वेष करता है, तो मित्र आगे ध्रुव आगे सु क्विप, फिर उपपदमतिंग इत्यादि से प्रक्रिया पूरी करके मित्र ध्रुव, क्या स्थिति रह गई? मित्र ध्रुव। उसके पश्चात एक सूत्र है वा द्रुह दुह मुह श्नु हश्निहा, सूत्र निकालिएगा 8-2-33। सूत्र से पहले आया दादेर धातोर घ, ऊपर सूत्र है, उससे घ की वृत्ति आती है, और उधर झली पदांत है ही। अर्थ होगा द्रुह मुह श्नुह श्निह इत्येतेषां धातूनां, है ना, घकारः इत्येतेषां धातूनां हकारस्य स्थाने घकारादेशो भवति विकल्पेन झलि पदान्ते च। झल परे अथवा पदांत में क्या होगा? इन धातुओं के हकार को घकारादेश होता है। तो घकारादेश हुआ तो क्या स्थिति रह गई? मित्र द्रुह, ठीक है। उसके पश्चात धातु झषंत बन गई, झषंत होने से एकाचो बशो भष झषंतस्य स्थोः, इससे क्या हो गया? भष आदेश हो गया, ठीक है ना, बश को भष हुआ, तो जो द था उसको क्या हो गया? ध हो गया, तो क्या बन गया? मित्र ध्रुव। क्या बना? मित्र ध्रुव। उसके पश्चात झलाम जशोंते लगाइए, झलाम जशोंते से क्या होगा? घ को घ, मित्र ध्रुव, वावसाने लगा करके मित्र ध्रुव, मित्र ध्रुव। तो दो सूत्र लगे,
पहला वा द्रुह दुह मुह श्नुह स्नेहाम और उसके बाद एकाचो बशो भश जशंतस्य स्थो। और प्रध्रुक में भी इसी प्रकार हो जाएगा। आगे देखिए गोधुक प्रधुक, इसमें भी उसी प्रकार से गाम दोग्धी गो अम दुह क्विप हल्ग्यादि लोग इत्यादि तो आप कर ही लोगे है ना, सर्वत्र हो जाएगा वो तो। गोधुक में क्या रहा गो दुह, यहाँ लग जाएगा दादेर धातु घ, दादे धातु हकारस्य घकारादेशो भवति। हा को घ हुआ, हा को घ होने से धातु झषंत बनी, झषंत होने से एकाचो बशो भश झषंतस्य स्थो से भश के स्थान पे नहीं बश के स्थान पे भश आदेश हो गया। तो द को क्या हो गया ध, क्या बन गया गोधुक। फिर झलाम जशोंते वापस आने गोधुक गोधुक। क्यों समझ में आ रहा है प्रतीक जी? दिमाग यही है ना, दर्द वर्द तो नहीं हो रहा कहीं? चलो ठीक है। तो गोधुक गोधुक बन गया और प्रधुक है ना, अच्छी प्रकार से धोने वाला। आगे क्या है उदाहरण? युज, युज का क्या था? अश्वयुग है ना, अश्वम युनक्ति इति अश्वयुग, अश्व अम युज क्विप, समास की प्रक्रिया पूर्ववत करके अश्वयुज। और उसके पश्चात बताओ चोहबू, उससे ज को क्या हो गया पहले कवर्गादेश तो बन गया और फिर वापस आने लगा देंगे, उससे विकल्प से जश चर दोनों हो जाएगा। तो अश्वयुग अश्वयुग दोनों बन जाएगा। इसी प्रकार प्रयुक्त बन जाएगा। ठीक है। उसके पश्चात क्या है? विद है। विद का क्या था? ब्रह्मविद, ब्रह्मवेत्ति ब्रह्मविद। तो ब्रह्मविद आगे क्विप, गुण की प्राप्ति गुण का निषेध, फिर वही क्या विद है ना, तो पहले क्या लगाएंगे खरीचक, फिर वापस आने, दोनों रूप बन जाएगा। तो ब्रह्मविद ब्रह्मविद, प्रविद प्रविद दोनों बनेंगे। इसी प्रकार से विद भिद काष्ठभित, काष्ठभित और प्रभित, इसमें भी वही खरीचा और वापस आने, कुछ विशेष नहीं है। रज्जुच्छित, रज्जुम छिनकती, रस्सी को काटने वाला है ना, खींचना नहीं काटने वाला, छिदिर द्वैधीकरण है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? रज्जु आगे छिद है, छे चलक जाएगा, ह्रस्व को तुकागम हो जाएगा, बाकी शेष प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी। रज्जु छिद। जी जय से क्या बनाओगे? शत्रुजित प्रजित, यहाँ पर कुछ विशेष नहीं है। एक विशेषता है आपकी, जी जय धातु है तो शत्रु जी आगे क्विप, क्विप का सर्वपहली लोप हो गया। अब ये पितकृत प्रत्यय है तो तुकागम हो जाएगा ह्रस्व से पितकृति तुक से, तो क्या बन जाएगा? शत्रुजित, यानी शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला। शत्रुजित प्रजित है ना, भली प्रकार से विजय प्राप्त करने वाला। तो यहाँ एक ही सूत्र विशेष है, क्या? ह्रस्व से पितकृति तुक से तुकागम। जी आगे क्या है? नी, नी प्रापणे, ग्रामम नयति ग्रामणी ही अग्रणी ही, यहाँ पर कुछ विशेष नहीं है। यहाँ पर बस इतना ही है कि पहले नोना लगाएंगे तो ग्राम आगे नी आगे क्विप हो जाएगा, ग्राम नी आगे क्विप रहेगा और उसके पश्चात क्या होगा? हाँ, फिर ग्रामणी ही कैसे बनेगा? जबकि रसाभ्याम नोना समान पदे में अनुवृत्ति आती है, जब क्यों समान पद होना चाहिए, ये भी दो पद हो गए, ग्राम अलग हो गया और नी अलग हो गया, तो फिर कैसे अणत्व करेंगे? उसमें भी उसकी अनुवृत्ति आती है। तो किससे करोगे अणत्व? सेनानी में तो प्राप्ति नहीं होगा, पर अग्रणी ही ग्रामणी ही प्रणी ही, प्रणी में हो जाएगा उससे उपसर्गाद समासेपि नोपदेशस्य, उपसर्ग से उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर है ना, नोपदेश को नकार को नकारादेश हो जाता है। और ग्रामणी इत्यादि में किससे करोगे? तो इसमें क्या होता है? एक सूत्र आपका स एषाम ग्रामणी, उसमें पाणिनि ने क्योंकि अणत्व किया है, इस ज्ञापन से इस निपातन से ही क्या हो जाता है? अणत्व हो जाता है। बहुत सारे ऐसे वो हैं, ठीक है ना। आचार्य के व्यवहार से, इसको क्या कहा जाता है? आचार्य के व्यवहार से, कि आचार्य ने ऐसा प्रयोग किया है, इस कारण से ही यहाँ पर तो वो भी एक प्रकार का निपातन माना जाता है। वो भी क्या माना जाता है? निपातन। जैसे सर्वनामानी, यहाँ नत्व होना चाहिए पर नहीं हुआ, तो ये भी पाणिनि ने ऐसा पढ़ा, इस निपातन से ऐसा हो गया। प्रश्न शब्द था, आपने नंग अभी आएगा प्रश्न, यज याज राजक राजक शशांशः में
तो प्रच्छ धातु से नंग प्रत्यय करेंगे तो गित है, गित होने से वहां क्या होना चाहिए, संप्रसारण होना चाहिए, किंतु नहीं हुआ। तो कहते हैं कि प्रश्ने चासन्न काले में पाणिनि ने क्यों की नहीं किया है, तो पाणिनि ने निर्देश कर दिया कि यहाँ पर संप्रसारण नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से ग्रामणी में भी क्या हो गया कि पाणिनि ने णत्व कर दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर णत्व होगा। आज समासिक के पाठ में भी आप लोगों को बताया था हमने, ठीक है ना, कि जब सूत्र में समास का विधान कर रहे हैं इसका मतलब है कि बहिर के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो बहुत सारी चीजें सूत्र में निर्देश न करके आचार्य लोग क्या करते हैं, अपने व्यवहार से उस चीज को देख लेते हैं। तो ग्रामणी में जब हुआ तो अग्रणी में भी हो जाएगा इस प्रकार से। अगला सूत्र क्या है, अगला उदाहरण क्या है, राजा जी नी राजा, है ना, अंतिम है ये। तो उसका क्या उदाहरण बनाया था आपको, सम्राट, है ना, विश्वराट, विराट। तो यहाँ पर क्या होगा, विश्व आगे राज, आगे क्विप, क्विप का सर्वपहली लोप कर दीजिए, उसके बाद फिर वृष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राज शांश, अंत्य को क्या हो जाएगा, शकारादेश हो जाएगा। तो राज के ज को क्या हो गया, श हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया, विश्वराज। उसके बाद झलाम देशोंते लगाइए, उससे ड कर लीजिए, वावसाने से उसको ट कर दीजिए, क्या बन गया, विश्वराट। इसी प्रकार से सम्राट बन जाएगा, ठीक है। और राज्य दीप्त से हो गया। सम्राट में एक सूत्र और लगता है, मोराजी समः पौ, राजी परतः समः मकारस्य मकारादेश एवं भवति। नहीं तो नष्टा पदांत से झली से अनुस्वार की प्राप्ति थी, किंतु यहाँ पर क्या होता है, मकार ही रह जाता है, इसलिए क्या बन गया, सम्राट, ठीक है। तो सूत्र की सिद्धियां हो गई, बहुत ज्यादा इसमें का नहीं, पढ़े हुए सूत्र ही थे आपके, किंतु उस समय क्योंकि कई सारे सूत्र आप पढ़ चुके थे इसलिए मैंने नए दिन में इसको लिया आज। तो इस प्रकार से ये सूत्र आपका पूर्ण हुआ। अगले सूत्र में हम आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे का सूत्र, भजोन भी। आप पदच्छेद विभक्ति करिए। अनुवृत्ति ऊपर से उपसर्गेपी और क्विप की, उपसर्ग नहीं, क्विप की नहीं, अनुवी प्रत्यय में कह दिया गया, उपसर्गेपी की केवल। अर्थ आप सब कर सकती हैं, बनाइए। भज सेवाया, हाँ, इत्यस्मात् धातोः णि प्रत्ययः परश्च भवति उपसर्गे। और सुबंते उपपदे कहाँ गया, सुबंते उपपदे भज धातोः उपसर्गेपि अनुपसर्गेपि किम भवति, णि प्रत्ययः परश्च भवति। सुबंत उपपद में हो तो भज धातु से णि प्रत्यय होगा, सोपसर्ग से भी और अनुपसर्ग से भी। उदाहरण बनाएंगे, अर्धम भजते इति अर्धभाग प्रभाग। अर्धभाग पहले आया है ना, किस सूत्र में आया था, शायद अप्रत्यय काल प्रत्यय का उदाहरण है, ठीक है। तो अर्धम भजते णुवी प्रत्यय है, तो अर्ध अम भज णुवी समास इत्यादि कर लीजिए। अर्ध भज णुवी का भी सर्वपहली लोप होगा, उसके पश्चात ण नित्य है तो वृद्धि हो जाएगी, भाज बन गया, अर्ध भाज। फिर जाको क्या हो गया, चौको वावसाने अर्धभाग अर्धभाग। अप्रित संज्ञा का प्रयोजन यहाँ, हाँ, वेर प्रत्यय से अप्रित वकार का लोप होना, उसके बाद फिर हल्ग्यादि लोप में भी अप्रित का लोप होना हो जाएगा। इसी प्रकार से बन जाएगा, पादम भजती थी पादभाग, प्रकृष्टेन भजती थी प्रभाग। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। आगे चले, छंदसी सह, छंदसी सप्तमी का एक वचन, सह पंचमी का एक वचन। अर्थ कर सकते हैं आप लोग, करिए। सुबंते उपपदे सह धातोः णुवि प्रत्ययः परश्च भवति छंदसी विषय, ये वेद विषय में होगा, णुवि प्रत्यय होगा। उदाहरण बनेगा इसका, तुराशाट, तुराशाट पृतनाशाट। तुरम सहते इति तुराशाट। स्थिति देखो क्या होगा, तुर आगे अम, सह आगे णुवि, समास इत्यादि करके तुर सह णुवि, णुवि का सर्वपहली लोप कर दीजिए और क्या कर लीजिए, वृद्धि कर दीजिए, क्या बन जाएगा, साह बन जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात एक सूत्र लगता है, अन्य शामपि दृश्यते। षष्ठ अध्याय के तृतीय पाद में दीर्घ प्रकरण चलता है।
तो अन्य शामपि, वहां पर बहुत सारे दीर्घ के प्रकरण है कि इसके उत्तर यह दीर्घ होता है, यहाँ दीर्घ होता है। उसी प्रकरण आपका विश्वामित्र शब्द भी बनता है। विश्वामित्र की व्युत्पत्ति क्या करोगे? विश्वामित्र ऋषि हुए, उसकी विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? विश्वस्य अमित्रम ये विश्वामित्रम है, जो सारे विश्व का शत्रु। तो दिमाग में जंच रहा है? नहीं। तो फिर यहाँ पर मित्र चर्षो सूत्र है उसी दीर्घ के प्रकरण में, कि यदि ऋषि अभिधेय हो रहा हो तो मित्र उपपद रहते विश्व को क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। तो विश्व अमित्र नहीं, वहां पर क्या है? विश्व को ही दीर्घ होकर के क्या बन गया है? विश्वामित्र। कई लोग ये प्रश्न करते हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो दीर्घ का प्रकरण है। तो वहीं पर क्या होता है आपका? अन्य शामपि दृश्यते, जिनका विधान नहीं किया गया है उनसे अन्य में भी दीर्घत्व देखा जाता है। तो तुर आगे साह रूप है, उसको क्या हो गया? दीर्घ हो गया। क्या बन गया? तुरा साह। क्या बन गया? तुरा साह। पुनः एक सूत्र है सहेह साडह सह, ये वहीं पर ही जहां पर शत्रु प्रकरण प्रारंभ होता है। 8-3-56 सह इत्येतस्य यह साड रूपः, सह इत्येतस्य यह साड रूपः तस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। सह का जहाँ साड रूप बनता है, साड रूप यानी यही जन्वी प्रत्यय होता है, तो सह का यहाँ पर साह बनेगा, उस सह के सकार को क्या हो गया? मूर्धन्यादेश हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इण का वर्ग सूत्र तो है नहीं, तो शत्व हो नहीं सकता था, इसलिए यहाँ पर कहना पड़ा। तो तुरा शाह बन गया, तुरा शाह बन गया। अब उसके पश्चात सूत्र लगाएंगे हम लोग होठ। धातु हकार से ढकारादेशो भवति, धातु के हकार को ढकारादेश हो गया। जली पदार्थे च, तो ह को क्या हो गया? ढ। तो तुरा शाढ़ बना। फिर तुरा शाढ़ के बाद क्या बन जाएगा? झलाम चश्वंते से ढ को ड होगा, और उसके बाद वापस आने से उसको ट होगा। तो क्या बन जाएगा? तुरा शाढ़, तुरा शाढ़, तुरा शाहौ, तुरा शाह। तो क्या क्या सूत्र लग गए? सबसे पहले आपने दीर्घ किया, अन्य शामपि दृश्यते से, सहे साढ़ से शत्व कर लिया, वृद्धि पहले ही कर ली थी आपने, फिर होठा लगाया, फिर झलाम जशवंते लगाया, और वापस आने से केवल तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा तो बोला करो साथ में, तो तुराशाट बन गया। इसी प्रकार से पृतराशाट भी बन जाएगा। ये वैदिक प्रयोग है क्योंकि वेद विषय में ही होगा। छंदसी सह वहश्च, हाँ अर्थ कर लो। उपपदे छंदसी विषये धातोः नुवि प्रत्यय परश्च भवति। सुबंत उपपद में हो तो वह धातु से भी वेद विषय में नुवि प्रत्यय होता है। उदाहरण है पृष्ठम वहति इति पृष्ठवाट, दित्यम वहति इति दित्यवाट। पृष्ठवाट इंद्र को कहते हैं। कौन हो गया पृष्ठवाट? इंद्र। करो सिद्धि। पृष्ठ अम वहणवी वृद्धि इत्यादि कर लीजिए। उसके पश्चात यहाँ होठा नहीं लगेगा, यहाँ एक सूत्र इसके लिए अलग से बना हुआ है। वाह है ना, कहाँ है सूत्र? देखो अच्छा नहीं, यहाँ तो होठा ही लगेगा। हाँ, होठा से क्या हो जाएगा? हकार को ढकारादेश हो जाएगा। उसके बाद फिर वह तो संप्रसारण वाले प्रकरण में, ठीक है ना। हा कोढ़ा, फिर वही झलाम जशवंते और वापस आने लगा करके पृष्ठवाट बना लेंगे, कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। कव्य पुरुष पुरुषेषु नियुक्त, कव्य पुरुष पुरुषेषु सप्तमी का बहुवचन नियुक्त प्रथमा का एक। वह से वह की वृत्ति आ रही है। छंदसी सह से छंदसी की वृत्ति भी चल रही है, जो कि 67 तक जाएगी, यानी जाना साना खाना तक जाएगी। 67 हव्य नंतर तो 66। तो अर्थ करो, समास करो पहले। कव्यंच पुरुषश्च पुरुष्यंच इति पुरुष्याणि तेषु पुरुषेषु। कव्य, हाँ आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? पीछे वाले पूरी आवाज में बोला करो।
कव्य पुरुष पुरुष इत्येतेषु सुबन्तेषु उपपदेषु वह धातोः नुट् प्रत्ययः परस्य भवति छन्दसि विषये। जब आप पूरी आवाज में बोलेंगे आपके मुख में सूत्रार्थ चढ़ेंगे, आ रहा है नहीं समझ में, उससे आप ही का अभ्यास होगा। तो कव्य पुरुष पुरुष्य है ना, इन सुबंतों के उपपद रहते वह धातु से युक्त प्रत्यय होगा। उदाहरण आप लोग बना सकती हैं। कव्यम वहति इति, कव्य युट है, यित है, वाहन, यू को अनादेश भी हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? कव्यम वहति इति कव्य वाहन, पुरुषम वहति इति पुरुष वाहन, और पुरुष्यम वहति इति पुरुष्य वाहन। ठीक है, तो कव्य माने क्या होता है? हव्य और कव्य है ना, दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो हव्य तो हो गया, आगे आने वाला है, हव्य वाहन शब्द भी बनने वाला है। हम जो आहुतियां वगैरह देते हैं वो क्या होता है? हव्य होता है। ठीक है ना, और कव्य जो होता है वो भी मतलब ये जो श्राद्ध इत्यादि में जो आहुतियां वगैरह मतलब जो चीजें वो की जाती हैं उनको बोलते हैं कव्य। ठीक है ना, तो उसको जो ले जाने वाला वो क्या कहलाएगा? कव्य वाहन। और पुरुष माने क्या होता है? मल। पुरुष मतलब क्या होता है? मल, तो मल को ले जाने वाला पुरुष वाहन। और पुरुष्य माने होता है जल। ठीक है ना, तो श्राद्ध के अन्न को ले जाने वाला कव्य वाहन। श्राद्ध का अन्न क्या सामान्य रूप से मतलब जो एक है ना, जो पिंड इत्यादि बनाते हैं या उनके निमित्त, तो कव्य का तात्पर्य क्या हो गया? जो श्राद्ध का अन्न होता है। श्राद्ध का अन्न क्या होता है? जो पिंड इत्यादि बनाते हैं, करते हैं, तो उसमें वो जो अन्न हुआ उसको ले जाने वाला तो क्या कहलाया? कव्य वाहन। पुरुष माने मल, मल को ले जाने वाला मल है ना, तो पुरुष वाहन। और पुरुष माने क्या होता है? जल, जल को ले जाने वाला। तो ये सब सूर्य की किरणें हैं, है ना, तो उसके लिए सारे शब्द प्रयोग में होते हैं। ठीक है, तो हव्य वाहन, कव्य वाहन और पुरुष्य वाहन। सिद्धि में कोई परेशानी? न्युट प्रत्यय है तो वह धातु नित होने से ये जो न्युट प्रत्यय है वो नित है, इसलिए वृद्धि हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? वाह, और यू को अनादेश भी हो जाएगा तो क्या बनेगा? वाहन। और टित क्यों किया? जब स्त्रीलिंग होगा तो कव्य वाहनी, पुरुष वाहनी, हव्य वाहनी, इस प्रकार का प्रयोग होगा। तो कव्य वाहन, पुरुष वाहन, पुरुष्य वाहन। हव्यनन्तः पादम, हव्य सप्तमी का एक वचन, अनंतः पादम प्रथमा का एक वचन। अंतः अर्थात मध्य, अंतः का अर्थ यहाँ पर क्या है? मध्य। तो अंतः पादस्य इति अंतः पादम, यहाँ पर अव्यय विभक्ति से समास हो गया। न अंतः पादम अनंतः पादम, पाद के मध्य में न हो। अनुवृत्तियां वही है, वह छंदसी युक्त सुपि धातु प्रत्यय परश्च। अर्थ करेंगे हव्य सुबंते उपपदे छंदसी विषये है ना, वह धातु युक्त प्रत्यय भवति अनंतः पादम, अर्थात वह है ना मध्य में न हो। वह धातु का जो प्रयोग बना रहे हैं हम वह मध्य में नहीं होना चाहिए। तो आप उसको वैसे भी कर सकते हैं कि अनंतः पादम वर्तमानात्, यानी पाद के मध्य में वर्तमान न हो तो वह धातु से युक्त प्रत्यय होता है। उदाहरण है दूतश्च हव्य वाहन। तात्पर्य ये हुआ कि वेद के विषय हैं और वेद विषय में क्या है कि अलग अलग जो पाद बन जाते हैं, एक एक मंत्र के कहीं पर तीन, जैसे गायत्री छंद है तो उसकी त्रिपदा गायत्री होती है, उसमें 3 पाद होते हैं। अनुष्टुप त्रिष्टुप इत्यादि में 4-4 पाद होते हैं। तो वो जो आपको प्रयोग बनाना है तो वो पाद के मध्य में नहीं होना चाहिए, अभी तो या तो आदि में हो, पर यदि आदि में भी होगा तो हव्य उपपद में है तो वाहन शब्द हमेशा मध्य में ही आ जाएगा, तो अंत में होना चाहिए। तो हमने जैसे दूतश्च हव्य वाहन, तो एकदम अंत में आया, ये मध्य में नहीं रहा। तो पाद के मध्य का तात्पर्य क्या हो गया कि जो वेद के पाद हैं, मतलब मंत्रों के जो पाद होते हैं, भाग होते हैं अलग अलग, तो पाद के मध्य में वो वाहन शब्द न बन रहा हो, अभी तो उसके अंत में, तो बन जाएगा हव्य वाहन। सिद्धि उसी प्रकार से रहेगी। और हव्य का तात्पर्य क्या होता है कि जो हम आहुति इत्यादि डालते हैं उसको ले जाने वाला। ठीक है, तो कौन हो गया? वो अग्नि है ना, अग्नि उसको भस्म कर देता है, उसके बाद फिर उसको जला करके
सूक्ष्म करके उड़ा देता है। तो दूतश्च हव्य वाहन सिद्धि में कोई विशेष नहीं है, बस वो ऋचा का जो पाद है उस पाद के अंत में होना चाहिए, मध्य में नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये वह धातु से भी आपने युक्त प्रत्यय किया और उसको उदाहरण बनाए। तो आज का पाठ इतना ही शेष का।